आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही आकर्षक विचार से करते हैं। हमारे पास जो स्रोत है उनमें से एक है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 और ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश करती है कि ये दशक भारत का है। इसे ग्लोबल स्किल्स मोबिलिटी का दशक कहा जा रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि भारत की जो विशाल युवा आबादी है वो दुनिया भर में कुशल पेशेवरों की जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार खड़ी है। सुनने में तो ये एक शानदार कहानी लगती है। बिल्कुल, और कागज पर ये कहानी एकदम सच लगती है। क्षमता बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। लेकिन ये तो हुई कागजों की बात। जब हम जमीन पर उतरकर देखते हैं तो इस वादे और असलियत के बीच एक बहुत ही गहरा और उलझा हुआ विरोधाभास नजर आता है। आज हम इसी विरोधाभास की परतें खोलने की कोशिश करेंगे कि भारत की शिक्षा और रोजगार की दुनिया में असल में चल क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारे स्रोतों में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी को लेकर है। जो आंकड़े हैं वो हमारी आम धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख देते हैं। हाँ, और यही बात सबसे ज्यादा उलझाने वाली है। देखिए, एक अकादमिक अध्ययन के अनुसार भारत में एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिलता है। शिक्षा का स्तर जितना ज्यादा है, बेरोजगारी की दर भी उतनी ही ज्यादा है। ये सुनने में उल्टा लगता है ना? ये तो बिल्कुल उल्टा है। मतलब हम तो यही सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ाई मतलब बेहतर नौकरी। ठीक यही सोच को ये आंकड़े चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए 2020 के आंकड़ों को देखें तो जो युवा निरक्षर थे उनमें बेरोजगारी दर सिर्फ 3.5% थी। सिर्फ 3.5%? जी हाँ। जिन्होंने प्राइमरी स्कूल तक पढ़ाई की थी उनमें ये थोड़ी बढ़कर 6% हो गई। और अब सुनिए, जो ग्रेजुएट्स थे उनमें बेरोजगारी दर उछलकर 17.2% हो गई और पोस्ट ग्रेजुएट्स में तो ये 21.4% तक पहुंच गई। 21%? ये आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। मतलब हम अपने बच्चों से कहते हैं खूब पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन डेटा बता रहा है कि जितना ज्यादा पढ़ोगे बेरोजगार रहने का चांस उतना ज्यादा है। ये तो किसी पहेली जैसा है। मुझे ये भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ये समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक जैसी है या यहाँ भी कोई फर्क है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पे है, क्योंकि जब हम इसमें लिंग का पहलू जोड़ते हैं तो ये खाई और भी गहरी हो जाती है। 2021 में शिक्षित शहरी महिला युवाओं में बेरोजगारी की दर 32% से भी ज्यादा थी। 32%? हाँ, और इसकी तुलना में पुरुषों में ये लगभग 22% थी। तो महिलाओं के लिए हालात और भी ज्यादा मुश्किल है। तो जब इन पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं से पूछा गया कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही तो उनका क्या कहना था? उनके जवाब ही इस समस्या की जड़ की तरफ इशारा करते हैं। सबसे आम जवाब था स्किल मिसमैच, यानी जो हुनर उनके पास है वैसी नौकरी बाजार में नहीं है, या जो कंपनियां मांग रही हैं वो हुनर उन्होंने सीखा नहीं। लगभग 33% युवाओं ने ये कहा। अच्छा। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण था नौकरी के अनुभव की कमी, लगभग 24%। और तीसरा था कम वेतन, 19%। ये स्किल मिसमैच शब्द हम बहुत सुनते हैं। इसका असल मतलब क्या है? क्या कंपनियां कुछ और मांग रही हैं और कॉलेज कुछ और पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल यही। मान लीजिए कि आज इंडस्ट्री को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर काम करने वाले लोग चाहिए, लेकिन एक इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस शायद अभी भी 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही अटका हुआ है। तो छात्र सैद्धांतिक ज्ञान तो ले लेता है, लेकिन उसके पास वो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होती जिनकी कंपनी को पहले दिन से जरूरत है। नतीजा, डिग्री तो है पर नौकरी नहीं। तो अगर स्किल मिसमैच इतनी बड़ी समस्या है तो इसकी जड़ तो वहीं होगी जहां ये स्किल्स दी जाती हैं, हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो चलिए अब वहां की हालत देखते हैं, वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी एक और बड़ी खाई दिखती है, लेकिन ये खाई देश के अंदर ही है, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच। शिक्षा मंत्रालय की अपनी रैंकिंग्स है, NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसकी 2025 की रैंकिंग का विश्लेषण बताता है कि उच्च शिक्षा में दक्षिण भारत के राज्यों का दबदबा है। ये तो दिलचस्प है। कुछ आंकड़े हैं इस पर? हाँ, टॉप 100 संस्थानों में से 17 अकेले तमिलनाडु से हैं और 11 महाराष्ट्र से। कर्नाटक, तेलंगाना, केरल भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बिहार और झारखंड जैसे बड़े राज्यों से सिर्फ एक संस्थान ही टॉप 100 में जगह बना पाया। उत्तर प्रदेश से भी संख्या बहुत कम है। लेकिन ऐसा क्यों है? उत्तर और दक्षिण में इतना बड़ा फर्क क्यों है? इसकी कई ऐतिहासिक वजह हैं। आजादी के बाद से ही दक्षिण के राज्यों ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में लगातार और ज्यादा निवेश किया है। साथ ही जब भारत की IT और ऑटोमोबाइल क्रांति हुई तो उसके केंद्र
बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर बने। इस वजह से वहां के कॉलेजों का इंडस्ट्री से एक सीधा और स्वाभाविक रिश्ता बन गया, जो उनके सिलेबस को ज्यादा प्रैक्टिकल और अप टू डेट रखता है। उत्तर भारत इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया। ये तो हुई देश के अंदर की बात, लेकिन दुनिया के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं? रेडिट पर एक पूरी बहस इसी पर चल रही थी कि हमारे आईआईटीज और आईआईएम्स, जिनका इतना नाम है, वो दुनिया के टॉप 50 या टॉप 100 संस्थानों में क्यों नहीं गिने जाते। और वहां भी तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है। वैश्विक रैंकिंग में हमारे विश्वविद्यालय काफी पीछे हैं। इसके मुख्य कारण है रिसर्च और इनोवेशन पर बहुत कम ध्यान देना, सरकार और प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग की भारी कमी, और सिलेबस भी तो पुराना है। हाँ, पुरानी पढ़ चुकी पाठ्य सामग्री, और सबसे बड़ी बात एक ऐसी संस्कृति जो असल ज्ञान से ज्यादा 1 करोड़ के पैकेज वाली प्लेसमेंट को महत्व देती है। मतलब फोकस सीखने पर नहीं, बल्कि सिर्फ नौकरी पाने पर है। बिल्कुल। कई लोगों का मानना है कि हमारे बेहतरीन संस्थान भी असल में रिसर्च सेंटर न होकर बस अच्छी नौकरी दिलाने वाले डिप्लोमा मिल्स बनकर रह गए हैं। उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि उनके कितने छात्रों को बड़ी कंपनियों में नौकरी मिली, न कि इस बात पर कि उन्होंने कितना नया ज्ञान या कितनी नई तकनीक इजाद की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्किल मिसमैच की हम बात कर रहे थे, उसकी जड़ यही है। कॉलेज 1 करोड़ के पैकेज का विज्ञापन तो कर रहे हैं, लेकिन असल में वो स्किल नहीं दे पा रहे हैं जिनकी इंडस्ट्री को जरूरत है। छात्र एक चमकदार डिग्री लेकर निकलता है, पर असल में वो नौकरी के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन एक मिनट, क्या इसे पूरी तरह से नकारात्मक देखना सही है? करोड़ों माता पिता और छात्र इन्हीं डिप्लोमा मिल्स से एक अच्छी नौकरी और एक स्थिर भविष्य की उम्मीद रखते हैं। क्या रिसर्च और इनोवेशन की बात एक ऐसी लग्जरी नहीं है जो सिर्फ कुछ टॉप संस्थानों तक ही सीमित रह सकती है? बाकी का मकसद तो रोजी रोटी ही है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। एक हद तक ये प्लेसमेंट कल्चर जरूरी भी है, क्योंकि हर किसी को अपने भविष्य की चिंता होती है। लेकिन समस्या तब होती है जब ये एकमात्र लक्ष्य बन जाता है, जब इनोवेशन और नई सोच पैदा करने की जगह संस्थान सिर्फ नौकरी की गारंटी देने वाली मशीन बन जाते हैं, तो एक देश के तौर पर हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम दुनिया के लिए नई तकनीक बनाने वाले नहीं, बल्कि सिर्फ उस तकनीक को इस्तेमाल करने वाले बनकर रह जाते हैं। तो अगर हमारे संस्थान ग्लोबल लेवल पर मुकाबला नहीं कर पा रहे और छात्रों को सही स्किल्स नहीं दे पा रहे, तो सवाल उठता है कि इन संस्थानों की आत्मा यानी हमारे शिक्षकों की क्या हालत है? क्या समस्या की एक बड़ी जड़ वहां छिपी है? उनकी स्थिति शायद इस पूरी तस्वीर का सबसे चिंताजनक पहलू है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षकों को उनके मूल काम यानी पढ़ाने और शोध करने के बजाय लगभग हर दूसरे सरकारी काम में लगा दिया गया है। जैसे कि सूची बहुत लंबी है। चुनावी ड्यूटी, जनगणना, पशु गणना, आपदा प्रबंधन, सरकारी योजनाओं का सर्वे, और यहाँ तक कि आवारा कुत्तों की निगरानी जैसे काम भी उनसे करवाए जा रहे हैं। सोचिए, एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रोफेसर से कुत्तों की निगरानी करवा रहे हैं। इसमें एक अजीब किस्म का विरोधाभास है। हाँ, ये शिक्षकों वाली बात तो मैंने खुद कई बार सुनी है। मेरे अपने परिवार में जो शिक्षक हैं वो बताती हैं कि उनका आधा समय तो इलेक्शन ड्यूटी और सर्वे जैसे गैर शैक्षणिक कामों में ही निकल जाता है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि जो व्यक्ति कल क्लास में फिजिक्स पढ़ाने वाला है, आज उसे पशुओं की गिनती करने भेजा जा रहा है। तो फिर कक्षा में कौन पढ़ा रहा है? और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी अपनी ट्रेनिंग का क्या लेवल है? यहीं पर समस्या की असली जड़ है। एक विशेषज्ञ हैं मुरारी झा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। उनका कहना है कि शिक्षकों के लिए जो इन सर्विस ट्रेनिंग कार्यक्रम होते हैं, यानी जो शिक्षक पहले से नौकरी में हैं, उनके लिए जो ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर इसलिए असफल है क्योंकि असली समस्या प्री सर्विस शिक्षा में है। प्री सर्विस मतलब बीएड या एमएड की डिग्री जो शिक्षक बनने के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि ज्यादातर शिक्षक जिन कॉलेजों से ये डिग्रियां लेकर आते हैं वे खुद ही डिग्री की दुकानें बन चुके हैं। वहां असल में कोई ट्रेनिंग नहीं होती, बस डिग्री बांटी जाती है। तो जब नींव ही कमजोर हो, जब सिस्टम में आने वाले शिक्षक ही ठीक से प्रशिक्षित ना हो, तो बाद में छोटे मोटे ट्रेनिंग कार्यक्रमों से कोई बड़ा बदलाव लाना लगभग नामुमकिन है। मतलब हम एक ऐसी पाइपलाइन को ठीक करने की कोशिश करें जिसके सोर्स पे ही दिक्कत है। अगर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ही ठीक नहीं है तो उनसे निकले शिक्षक कैसे अच्छे होंगे? और फिर उन पर कितनी भी इन सर्विस ट्रेनिंग कर ले, नतीजा वही का वही रहेगा। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस गहरी समस्या को स्वीकार करती है और टीचर एजुकेशन को पूरी तरह से बदलने की बात करती है। तो ये साफ है कि समस्या बहुत गहरी और कई परतों वाली है।
सरकार का सबसे बड़ा जवाब है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सुनने में तो इसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं। भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से आधुनिक बनाना और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। हाँ, लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी हैं। नीति में कई अच्छी बातें हैं, जैसे कि स्कूली शिक्षा के ढांचे को बदलना, विषयों के बीच की दीवारों को तोड़ना और शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखना। लेकिन इसके आलोचक भी कम नहीं है। आलोचकों की मुख्य चिंताएं क्या हैं? अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच जैसे समूहों का कहना है कि ये नीति अलोकतांत्रिक है, क्योंकि इसे संसद में बहस के जरिए पारित नहीं कराया गया, बल्कि कैबिनेट के फैसले से लागू कर दिया गया। उनका एक और बड़ा आरोप यह है कि ये शिक्षा का केंद्रीकरण करती है और राज्यों के अधिकार छीनती है, जबकि शिक्षा संविधान में एक समवर्ती सूची का विषय है। और एक बहुत बड़ी बहस मल्टीपल एग्जिट विकल्प को लेकर है। लेकिन मल्टीपल एग्जिट का तर्क तो ये था कि इससे छात्रों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अगर किसी को आर्थिक या पारिवारिक वजहों से बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़े, तो कम से कम उसके पास 1 साल बाद एक सर्टिफिकेट या 2 साल बाद एक डिप्लोमा तो होगा। इसमें आलोचकों को क्या खतरा दिखता है? आलोचकों का डर यह है कि इसका सामाजिक प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। उनका मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र, जिन पर परिवार के लिए कमाने का दबाव होता है, वो 1 साल में सर्टिफिकेट लेकर सिस्टम से बाहर हो जाएंगे और कभी पूरी डिग्री करने के लिए वापस